गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बैकलॉग सीरीज फॉर क्लास 11th मैथमेटिक्स। मेरा नाम शशिकांत है, मैं इसरो में साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या टारगेट रखेंगे इस कोर्स के अंदर? हम लोग टारगेट करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th में, जो थोड़ा लो फील कर रहे हैं, जिनका बहुत बैकलॉग रहता है और वो अब गिव अप करने के कंडीशंस में है, उनके लिए मैं टारगेट करूंगा कि हम लोग 12th क्लास में हम सब मिल करके सभी लोग 12th बोर्ड्स में 95% से ऊपर स्कोर करें। और हम सब जेई मेंस में काफी डिसेंट स्कोर, मैथ्स में, अभी हम लोग सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स में सबका 99 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर आना चाहिए इस 12 महीने के अंदर। ये टारगेट रख के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी करंटली आपकी फीलिंग कैसी आ रही होगी? आपको फीलिंग्स क्लास 11th में दिसंबर मंथ में कैसी फीलिंग्स नॉर्मली आती है? लगता है यार कहाँ आके फंस गया, साइंस क्यों ले ली, अब मुझसे हो नहीं पा रहा है, क्या मैं इतना बुरा हूं मैं माँ, है ना? ऐसा कुछ फीलिंग सबके मन में आ रही होगी। या यार बहुत डिफिकल्ट है साइंस, क्या क्या पढ़ना है, इतना पढ़ना है यार, बुरा हाल हो रखा है, पहले मैंने साइंस ली बाद में साइंस ने मेरी ली। ऐसा कुछ फीलिंग सबके मन में आ रहा होगा। ओके। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ऐसा है नहीं, इतना डिफिकल्ट है नहीं। वो टारगेट्स जो आप करना चाहते हो वो इतना डिफिकल्ट है नहीं। रियलिटी को समझते हैं। आपको बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से बोला जाता है, आपको मोटिवेट करने के लिए बोला जाता है वो चीजें, कि आपको बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत डिफिकल्ट चीजें, बहुत डिफिकल्ट चीजें। रियलिटी में तो डिफिकल्ट है नहीं। टिपिकल रिजल्ट्स जो जेई मेंस के होते हैं कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये 2017 का रिजल्ट है। तो तुम साल के एंडिंग में तुम्हारे पास भी एक ऐसा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे दो पेपर्स थे, पेपर वन पेपर टू। पेपर टू होता है मेनली आर्किटेक्चर वगैरह के लिए, तो वो ज्यादातर स्टूडेंट देते नहीं है, तो वो नॉट एप्लीकेबल आ गया। पेपर वन के जो मार्क्स हैं, फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 59, मैथ्स में 18, टोटल 122। ये आउट ऑफ कितना होगा तुम गेस कर सकते हो? ये मार्क्स आउट ऑफ कितना होगा? ये मार्क्स है आउट ऑफ 120। पर सब्जेक्ट 120 मार्क्स का पेपर हुआ था। ठीक है। 2017 में 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में थे, 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में। और हर एक क्वेश्चन का वेटेज था 4 मार्क्स। ये 120 मार्क्स का पेपर था, तो ये स्कोर है 45 आउट ऑफ 120। अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ? वन थर्ड ऑफ द स्कोर हुआ ये अप्रोक्सीमेटली। वन थर्ड से थोड़ा ज्यादा समझ लो, 40 कितना, 35% के आसपास लेके चलो इसको, है ना? तो 45 आउट ऑफ 120। नेक्स्ट है 59 आउट ऑफ 120। ये भी हाफ से कम हुआ, 59 आउट ऑफ 120। ये क्लोज टू हाफ मान लेते हैं, हाफ स्कोर किया स्टूडेंट ने। ठीक है। थर्ड स्कोर मैथमेटिक्स का 18 आउट ऑफ 120, क्या बोलेंगे इसको? ये तो 20% भी नहीं है, 15% मार्क्स है, 15%। पूरे पेपर का 15% है बस। और आप लोग बोर्ड्स में क्या टारगेट रखते हो? 85, 90, 95। आप लोग वो उम्मीदों के साथ बैठते हो पेपर देना। ये स्टूडेंट का स्कोर था, और उसके साथ इसका रैंक कैसा है? रैंक देखो, रैंक है 46,700, और ये जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट है वो जनरल कैटेगरी में है। कॉमन रैंक लिस्ट है ये। ठीक है, कॉमन रैंक लिस्ट मतलब जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। अदरवाइज बाकी सारी कैटेगरीज हैं उसमें से कहीं ना कहीं इसका रैंक और भी होता है कि कैटेगरी वाइज क्या रैंक है, बट वो नहीं शो किया गया। इसका मतलब ये जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है। आपको बात समझ में आ रही है? तो ये स्कोरिंग आपको देख के लग रहा होगा कितना खराब बेचारे का एग्जाम गया होगा। 120 में सिर्फ 45 फिजिक्स में लेके आया है। मैथ्स में तो यार 120 में 18, मतलब आधा पेपर उसने देखा भी नहीं होगा। आधा पेपर स्टूडेंट ने पढ़ा भी नहीं होगा, अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा, आधा से ज्यादा पेपर, सारे क्वेश्चन छूट गए होंगे उसके। तब उसका स्कोर 15% बना है, और उसका ऑल इंडिया रैंक 46,700। ऐसा इमेजिन करो कि पूरे कंट्री में 9 लाख बच्चे के अराउंड बैठे होंगे उस साल, उसमें से 50,000 के अंदर रैंक है उसका, मतलब कितने स्टूडेंट से आगे है? 8,50,000 स्टूडेंट से आगे है। 8,50,000 स्टूडेंट से आगे है। क्या इस परफॉर्मेंस को आप लोग खराब बोलोगे आज के टाइम पे बैठ के? जिस पोजीशन में आप बैठे हो, क्या आपको लगता है कि ये परफॉर्मेंस खराब है उसका? ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आईआईटी जेई जो भी एग्जाम्स है, जेई मेंस, जेई एडवांस, मैं तो अभी सिर्फ जेई मेंस की बता रहा हूँ। जेई एडवांस का हालत इससे बहुत बुरा होता है। जेई एडवांस में हर सब्जेक्ट में आपका स्कोर अप्रोक्सीमेटली इसी आसपास होता है, 20-30% के आसपास ही होता है जनरली। जेई मेंस, जेई एडवांस जो होता है, इट इज अ वेरी लो स्कोरिंग एग्जाम। इस बात को समझ लो। आपको जो लग रहा है कि बहुत खराब हो रहा है आपका अभी परफॉर्मेंस, वो एक्चुअली जेई के लिए मोर देन सफिशियंट है। अगर अभी से एक साल आपने थोड़ा भी एफर्ट मेंटेन रखा, तो इतने इतने मार्क्स लाने कुछ भी नहीं है। मुझे आप कोई भी स्टूडेंट मुझे आप कोई भी स्टूडेंट क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का दे दो, 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के अंदर फिजिक्स में 45, उसने 11th 12th पढ़ा भी नहीं होगा, सिर्फ 10th तक आईसीएसई बोर्ड का नॉलेज होना चाहिए उसको। मैं उसको फिजिक्स में
45 आउट ऑफ 120, और मैथमेटिक्स में 20 आउट ऑफ 120 से बेटर पोजीशन पे पहुंचा दूंगा विद इन 1 मंथ। अभी आपके पास 1 साल का टाइम, 1 साल का टाइम है, ठीक है। और केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत ईजी है, हाई मार्क्स। क्यों? केमिस्ट्री में सबका स्कोर हायर होता है एज कम्पेयर टू मैथ्स एंड फिजिक्स। ऐसा क्यों? बिकॉज केमिस्ट्री में 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से कमांड कर लिया केमिस्ट्री में, और थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख लिया सॉल्यूशंस, तो भी आपका स्कोर केमिस्ट्री में 120 में 90 प्लस होना चाहिए। 120 में 90 प्लस आ जाना चाहिए सिर्फ एनसीईआरटी करने से। 96, 92 के अराउंड स्कोर आपका सिर्फ एनसीईआरटी से आ जाएगा आउट ऑफ 120। एनसीईआरटी तो करनी है नहीं यार, 12th बोर्ड एग्जाम्स तो देनी है एटलीस्ट। 12th बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स स्कोर करना है आप लोगों को। करना है तो एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी करोगे तो अपने आप ही आपको इतने इतने स्कोर सिर्फ 12th के सिलेबस से आ जाएगा। ये जो स्कोर्स हैं, ये बहुत इजीली आप सिर्फ 12th के सिलेबस से कर सकते हो। ये आउट ऑफ 360 है। तो अब जो करंट पैटर्न चल रहा है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 5 ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। आपको सिर्फ 25 अटेम्प्ट करना होता है। तो आउट ऑफ 300 ये स्कोर और कम हो जाएगा। जो रिक्वायर्ड स्कोर जो यहाँ 122 दिख रहा है, वो आपके लिए 100 के आसपास होगा। आउट ऑफ 300 अगर आप 100 भी स्कोर कर दो, 100 120 के अराउंड स्कोर कर दो, तो आपके 50,000 के अराउंड रैंक आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, चलो आगे देखते हैं। और कुछ रियलिटी हमारे लिए, ये कट ऑफ से सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ अलग से होते हैं। ये ओवरऑल कट ऑफ है, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ है कैटेगरी वाइज। तो कट ऑफ का मतलब क्या है? कट ऑफ का मतलब ये है कि जिस स्टूडेंट को इतने स्कोर आ चुके होंगे, उसको माना जाएगा कि वो जेई मेंस क्लियर हो गया। आप देखते हैं ना कोचिंग के अंदर कि हमारे 500 बच्चे जेई मेंस क्लियर हो गए। क्लियर करने का मतलब क्या होता है कि वो जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल है। तो कट ऑफ स्कोर क्या था 2017 में? कॉमन रैंक लिस्ट जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है अगर वो उन्होंने 81 स्कोर किया है आउट ऑफ 360, 81 आउट ऑफ 360, तो उनको मान लेंगे कि वो जेई मेंस क्लियर हो गए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स हैं, 49 आउट ऑफ 360 दे हैव क्लियर्ड जेई। 49 आउट ऑफ 360 दे हैव क्लियर्ड जेई मेंस। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करेंगे, एससी में क्या होगा? 32 आउट ऑफ 360, लेस देन 10% मार्क्स। 32 आउट ऑफ 360 दे हैव क्लियर्ड जेई। एसटी में 27 आउट ऑफ 360 दे हैव क्लियर्ड जेई मेंस। दे आर एलिजिबल फॉर अटेम्प्टिंग जेई एडवांस्ड। पीडब्ल्यूडी का मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर उन्होंने 1 मार्क्स आउट ऑफ 360 स्कोर किया है तो दे हैव क्लियर्ड जेई मेंस। ओके, अब कुछ और रियल फैक्ट्स पे आते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है वो कितनी होती होगी आईआईटी के अंदर, आपको क्या लगता है? आईआईटी में जो एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स है जहां पे कॉलेज में आप एडमिशन लेके जाके पढ़ सकते हो, तो वो सीट्स अप्रोक्सीमेटली 8500 के आसपास है। और जो एनआईटीज की जो अच्छी सीट्स है, जो अच्छे कॉलेजेस एनआईटीज में है, ट्रिपल आईटीज वगैरह हैं, और जेई मेंस के थ्रू जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें सीट्स अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास है। 20 से 25,000 तक ठीक ठाक सीट्स आपको मिल सकती है। इसका मतलब ये निकलता है कि इंडिया के अंदर 33,000 के आसपास, 30,000 33,000 के आसपास डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट्स हैं। अब अगर आप एक काम करो, इन सभी बच्चों से जाकर आप पर्सनली मिलो और उनसे पूछो, ठीक है। सारे आईआईटी के स्टूडेंट से मिलो और जाके उनसे पूछो कि भैया आपने, भैया या दीदी जो भी हैं, कि आपने कितने महीने पढ़ाई की थी, कितने टाइम के अंदर आपने पढ़ाई करके आईआईटी क्लियर कर लिया। वो आपको फैक्ट बताएंगे कि उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 1 महीने 2 महीने पढ़ाई की है। और 3,000 4,000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 8,500 स्टूडेंट जो आईआईटी में पढ़ रहे होंगे, 4,000 बच्चों ने, ऑलमोस्ट 50%, बताएंगे तुमको 3 से 4 महीने के से कम पढ़ाई की है उन लोगों ने। या तो 3 4 महीने पढ़ाई की है, उससे भी कम पढ़ाई की है अराउंड 50% ऑफ स्टूडेंट्स ने, जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने आईआईटी क्लियर किया है। और जो लोग एनआईटीज में पढ़ रहे हैं, 20,000 स्टूडेंट्स जो एनआईटीज में पढ़ रहे हैं, उसमें से अराउंड 12,000, मोर देन 50% स्टूडेंट्स आपको यही बताएंगे कि उन्होंने 3 से 4 महीने पढ़ाई की है, उससे भी कम पढ़ाई की है। ये पढ़ाई जो उन्होंने की है, ये उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है। कहने का मतलब दिन में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई की है। ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट काम है। 3 से 4 महीने लगातार 8 8 10 10 घंटे पढ़ाई करना आसान बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने की है। बट आप जो इमेजिन करते हो 8 घंटे डेली के मतलब कि 2 साल तक लगातार 8 घंटे डेली, इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एनी वन।
उसको हर दिन कोई मेंटेन नहीं कर पाता। किसी एक दिन अगर आप कम पढ़ लेते हो तो ये मत सोचना कि आज का दिन खराब हो गया, अब तो मैं आईआईटी कर ही नहीं सकता, मैं इस रेस से बाहर हो गया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत लंबा रेस है। और किसी भी लंबे रेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितना फास्ट भागते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कितनी देर तक आप टिके रहते हो रेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक बहुत लंबा रेस होता है तो क्या होता है, सबसे पहले जो बहुत फास्ट भागता है ना, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो बीच में गिव अप कर देता है और वो उस रेस से निकल जाता है बाहर। बट जो एक लॉन्ग डिस्टेंस तक 80% ऑफ रेस तक अपनी एनर्जी बचा के रख रहा है, स्टेमिना मेंटेन रख रहा है, ठीक है, स्लो स्लो भाग रहा है, आखिरी के 20% में तेज भागता है और तेज भाग के वो बाकी सबको ओवरटेक कर देता है। यही आईआईटी की प्रिपरेशन है, यही नीट की प्रिपरेशन है, यही रियल कंपटीशन है। ये एक लंबी प्रिपरेशन है। इसमें लास्ट में जो तेज भागेगा वही जीतेगा। आपको सिर्फ एनर्जी बचा के रखनी है उस टाइम के लिए। तो अगला सवाल आपसे, कि जो 3 to 4 मंथ सब बच्चे बोलते हैं कि मैंने 3-4 महीने पढ़ाई की थी, वो 3-4 महीने कौन से थी? 11th क्लास के स्टार्टिंग वाली, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने थे? या 12th क्लास के एंडिंग वाले 3-4 महीने थे? आपको क्या लगता है? ये एक्चुअल में बताओ कौन सा महीना होता है? ये 3-4 महीने होते हैं 12th क्लास में, सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। जो भी स्टूडेंट 12th क्लास का सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा, रोज 8-10 घंटे पढ़ाई करेगा, वो जेई में पक्का क्लियर कर जाएगा। उसको आईआईटी एनआईटी में सीट मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। ठीक है ना? उस टाइम पूरी एनर्जी लगा देनी है। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी मोटिवेशन, अपने होप्स को जिंदा रखो उस टाइम तक। मैक्सिमम लोगों का वही मर चुका होता है उस टाइम। ठीक है? अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, आप आराम से आईआईटी क्लियर कर जाओगे, बहुत आराम से आप एनआईटी वगैरह में पहुंच जाओगे, आईआईटी या एनआईटी में। ओके? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कुछ क्वेश्चन, एक इमेजिन करो कि आपके पास एक क्लास 10th का बच्चा आया है। आप सभी लोगों ने 10th क्लियर किया है, बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं आप लोगों ने, किसी ने 90% लाया, किसी ने 95% लाया है। आपसे मैं पूछता हूँ कि आपने 10th के लिए कितने दिन तक पढ़ाई की थी? रियलिटी रियलिटी सच से बताना, ऑनेस्टली बताना। 10th के लिए कितना पढ़ाई किया था आपने? कुछ लोग बोलेंगे 15 दिन पढ़े थे, कुछ लोगों ने कहा बोला होगा कि 1 वीक पढ़ा था, कुछ ने 20 डेज पढ़ा था, कुछ ने 30 डेज पढ़ा था, मैक्सिमम 1 मंथ। इससे ज्यादा पढ़ाई किसी ने नहीं की थी ऑनेस्टली। जो बहुत टॉपर स्टूडेंट थे, जो कंट्री टॉपर है 98% वाले, उन लोगों ने पढ़ाई की थी 1 साल 2 साल, मैं मानता हूँ इस बात को। 1-2 साल तक लगातार वो मेहनत कर रहे थे बोर्ड्स में टॉप करने के लिए, उनको छोड़ दो। बट बाकी सारे स्टूडेंट्स 1 महीने से कम टाइम में पढ़ के 90% 95% स्कोर करते हैं। ये रियलिटी है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्लासरूम टीचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी आपकी तैयारी में? क्या क्लासरूम टीचिंग से आपके परसेंटेज आए थे या सेल्फ स्टडी से परसेंटेज आए थे? परसेंटेज दो आपकी, कितना परसेंटेज था आपका? आपको लगता है कितना परसेंट इंपॉर्टेंस सेल्फ स्टडी का था, कितना परसेंट इंपॉर्टेंस क्लासरूम टीचिंग का था? आई विल से सेल्फ स्टडी का कंट्रीब्यूशन कम से कम 90% होगा आपके रिजल्ट में, और क्लासरूम टीचिंग की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% होगी आपकी परसेंटेज में, जो भी आपने मार्क्स स्कोर किया है। वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के ऊपर। मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। आपके आसपास में कोई ना कोई बहुत अच्छे टीचर होंगे, या तो मैथ्स के या साइंस के, कहीं ना कहीं कोई अच्छा टीचर आपके पास होगा आसपास में। उस टीचर ने कितने स्टूडेंट को पढ़ाया होगा? 50-100 स्टूडेंट को पढ़ाया होगा, 200 स्टूडेंट को पढ़ाया होगा। उन 100-200 स्टूडेंट्स में से कितने बच्चों के 90% मार्क्स आए? 10, 20, 15, 25? सबके तो नहीं आए होंगे। ऐसा क्यों? जब टीचर बहुत अच्छा है तो फिर उसके पढ़ाने से क्यों नहीं आ गया? अब रिवर्स देखो, 200 बच्चों को उसने पढ़ाया, लेकिन कंट्री में कम से कम 2-3 लाख बच्चे थे जिसको उसने नहीं पढ़ाया। और उस 2-3 लाख बच्चों में से 50,000, 1 लाख बच्चे ऐसे थे जिन लोगों ने 90% स्कोर कर दिया सेम सब्जेक्ट के अंदर। टीचर का इंपॉर्टेंस कहाँ पे आया? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गांव गांव के एरिया में रहते हैं, जिनके पास कोई अच्छे स्कूल नहीं है, कोई अच्छा टीचर नहीं है, बट वो स्टेट टॉप कर जाते हैं, कंट्री टॉप कर जाते हैं, वो 95% मार्क्स ले आते हैं, 90% मार्क्स ले आते हैं। कैसे? सेल्फ स्टडी के दम पे। टीचर का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर टीचर आपको अच्छा मिला है, आपको पढ़ाई में मजा आएगा, आपके पास अच्छे नोट्स होंगे, आपके लिए पढ़ाई ईजी हो जाएगी। वो आपकी पढ़ाई को ईजी कर देता है टीचर, बस यही करता है। उसके अलावा सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका है, सारा एफर्ट्स आपका है। आप पढ़ोगे तो मार्क्स आएगा, आप नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं आएगा। आपने खुद पे वर्क करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है? और आखिरी के, मान लो 1 महीने आपने पढ़ाई की, आपने 1 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट स्टार्ट किया था, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए क्या था? कोई टेक्स्ट बुक, कोई टेस्ट सीरीज, सैम्पल पेपर, या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर? किससे आपको बेस्ट, सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला था?
मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होता है एंडिंग पीरियड में, अगर किसी ने पढ़ाई स्टार्ट की तो पीवाईक्यू सबसे पहले, सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं से स्कोर होता है। मैंने भी लास्ट में 1 महीने ही पढ़ाई की थी, 10th के टाइम पर, 12th के टाइम पे जब भी मैंने किया तो मैंने भी 1 महीने के अराउंड ही पढ़ाई की थी। जेई के टाइम में भी मैंने 1 महीने ही पढ़ाई की थी। तो क्या होता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सबसे पहले इसको करो। इसको अच्छे से कर लिया, अगर समझ लिया, इसको अच्छे से कर लिया, काफी हद तक याद भी कर लिया, तो आपका स्कोर 10th बोर्ड में, 12th बोर्ड में आराम से आप 90% प्लस स्कोर कर सकते हो, सिर्फ इसी के दम पे, और कुछ ना करो, सिर्फ इसको कर लो तब भी आप 20 आराम से 90% स्कोर कर दोगे 20-25 दिनों के अंदर ही। ठीक है। अगर आपका ये हो चुका है फिर भी टाइम आपके पास है, तब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ लो, टेक्स्ट बुक से थोड़ा रीडिंग कर लो, सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह देख लो उसके, है ना। उसके बाद में टाइम है तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज में क्या, एक टाइम लिमिट के अंदर प्रैक्टिस करो कि आप टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व कर पाते हो या नहीं, आंसर कैसे प्रेजेंट करते हो, सब सीखो। सैम्पल पेपर का कोई जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, बेकार टाइम वेस्ट है। अच्छा, अब आगे एक बात करते हैं कि 10th क्लास में कितना रेलिवेंट कंटेंट होता है, कितने टॉपिक्स होते हैं 10th क्लास में। जो ट्यूशन चलता है वो तो 1 साल तक चलता है, जो हम खुद से पढ़ते हैं तो 1 महीने में कैसे कंप्लीट हो जाता है। इसके पीछे एक रीजन है, पढ़ाने वाला भी आपको 1 महीने के अंदर पढ़ा सकता है। अगर आपके बड़े भाई बहन घर में पढ़ाएंगे तो आपको 1 महीने के अंदर पूरा 10th का सिलेबस पढ़ा सकते हैं। तुम खुद भी पढ़ा सकते हो अपने जूनियर भाई बहन, अगर तुम्हारे पास घर में छोटा भाई बहन है, तुम उसको पूरा 9th क्लास का सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट करा सकते हो, पूरे 10th क्लास का सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट करा सकते हो। बट कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई टीचर ट्यूशन पढ़ाता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक तो बात ये है कि बैच है, बैच में सबकी स्पीड अलग अलग है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम वो खुद है। वो खुद क्यों है? क्योंकि अगर आप 1 महीने में पढ़ लेते हो, पूरा सिलेबस आपका 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है, तो क्या आप अगले महीने ट्यूशन जाओगे? क्या आपके पेरेंट्स अगले महीने का फीस देंगे उस टीचर को? अगर 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो गया तो बाकी के 11 महीने का फीस उसको कैसे मिलेगा? उसकी इनकम कैसे चलेगी अगले 11 महीने तक? खर्चे तो उसके सेम टू सेम है। उसने रेंट पे जगह ली है तो उसको रेंट हर महीने पे करना है, पूरे साल रेंट पे करना है। उससे घर में जो फैमिली के खर्चे हैं वो तो हर महीने का है खर्चा, हर दिन का खर्चा है उसके पास। तो अगर वो 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर देगा जो 12 महीने में होना चाहिए, तो बाकी के 11 महीने के पैसे कहाँ से मिलेंगे उसको? वो कभी भी नहीं कंप्लीट करेगा। वो करेगा क्या? वो आपको स्लो स्लो पढ़ाएगा, प्लस वो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाएगा, उल्टी पुल्टी चीजें पढ़ाएगा जो एग्जाम में आता ही नहीं है। एग्जाम में आने वाली चीजें तो बहुत कम है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा डायरेक्टली, बट वो ऐसे नहीं पढ़ा सकता है। और साथ में वो क्या करेगा, वो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस शीट्स देगा, बहुत सारे प्रैक्टिस शीट्स। उसको ये पता है कि एक होमवर्क में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन बच्चे नहीं करने वाले हैं। उसने क्यों दिया है? उसने इसलिए दिया कि थोड़ा बहुत आप बिजी रहो। आप बिजी रहोगे तो आप खुद ही गिल्ट में रहोगे कि मैंने तो होमवर्क ही नहीं किया है। टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, हंसी मजाक करे, टाइम वेस्ट करे, आप उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? आप खुद गिल्ट में होगी, यार मैंने तो अपना होमवर्क ही नहीं किया है। और क्लास में वो हंसी मजाक करे तो आपको अच्छा फील होगा। इस तरीके से टाइम पास करते करते पूरा साल निकाल दिया जाता है। रेलिवेंट कंटेंट बहुत कम होता है। यही सेम चीज 11th क्लास में भी सारी चीजें वैलिड है, सारी बातें 11th में भी वैलिड है। ठीक है। अब जब किसी कोचिंग में जाते हो, प्रॉब्लम मेनली आपको क्या आता है? पहला प्रॉब्लम, वो बेसिक स्किप करते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज आप 10th जस्ट पास किए हो, आप जस्ट 11th में एंटर किए हो, आपके लिए सारे न्यू टॉपिक्स हैं। जब बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा तो आप कंफर्टेबल कभी नहीं हो पाओगे। आपको बेसिक्स खुद से पढ़ना पड़ता है, जो एक प्रॉब्लम है कोचिंग के साथ। सेकेंड प्रॉब्लम ये आता है कि प्रॉब्लम्स का जो ऑर्डर है वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आती कि पहले कौन सा क्वेश्चन आना है बाद में कौन सा क्वेश्चन आना है, सीक्वेंस सही नहीं है क्वेश्चंस का। और ये डिफिकल्टी ज्यादा किन इंस्टीट्यूट के साथ है? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट 2-3 साल के अंदर खुले हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप वैसे किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में मत ज्वाइन करो जो 2-3 साल के अंदर खुला है, क्योंकि उनका सेटअप अभी बना ही नहीं है, उनका सिस्टम अभी बना ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि पहले क्या पूछना है बाद में क्या पूछना है। उनके पास बस बहुत सारे क्वेश्चन है जो बम्बार्ड कर देते हैं। और जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो पता चलता है कि आधा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन तो अभी आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपको ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं गया है। ये जब पढ़ाएंगे उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और ऐसे आधे क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाते हैं। तो उसमें बच्चों को बहुत डिफिकल्टी आती है। तो जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 2-3 साल 4 साल 5 साल पुराने हैं, उनके अंदर ज्वाइन ना करो। किसी पुराने कोचिंग में ऑफलाइन कर सकते हो, बट ना करो, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसके अलावा एक पॉइंट आप सुनो कि अभी हमारे पास कौन से मंथ में हम लोग हैं, दिसंबर 2022 है भाई, दिसंबर 2022 है, अभी एंड होने वाला है। तो आप सर्च करो यूट्यूब पे, स्ट्रैटेजी वीडियो, जेई स्ट्रैटेजी वीडियो 2023 लिख दो, जेई 2023 लिख दो, स्ट्रैटेजी समथिंग लिख दो, है ना। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो मिलेगा, बहुत सारे टीचर्स का वीडियो मिलेगा, सारे फेमस टीचर्स का वीडियो मिलेगा।
और वो आपको टिप्स बताएंगे कि कैसे आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए। 30-40 डेज के अंदर कैसे आईआईटी क्लियर होता है सिखा रहे हैं वो। क्या उनमें से कोई भी यूरोडोव का नाम बोल रहा है? कोई सेंगेज का नाम बोल रहा है? कोई एचसी वर्मा बोल रहा है? कोई किसी बड़े ऑथर का नाम ले रहा है? आज के टाइम पे कोई भी नहीं ले रहा है। हर कोई क्या बोल रहा है कि आपको सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना है जेई मेंस का, आपको सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करना है, बार बार करना है, अच्छे से करना है, आपको सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल का। बस इतना ही बोल रहे हैं वो। और रियलिटी में आपको इतना ही करना होता है। बाकी बड़े बड़े बुक्स क्यों होते हैं? वो बड़े बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है आईआईटी के टॉप 100-200 रैंक लाने के लिए, 500 रैंक लाने के लिए। आईआईटी या जेई मेंस क्लियर करने के लिए आपको इतने सारे बुक्स सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज के टाइम में कोई बोल रहा है कि आप बहुत लेट हो गए, आपने 2 साल पहले स्टार्टिंग नहीं की पढ़ाई करने की, 5 साल पहले स्टार्ट नहीं किया जेई की तैयारी, तो 30 डेज में आपका नहीं हो सकता है, आप क्यों बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो? कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। हर कोई क्या बोल रहा है कि 30 से 40 डेज अगर आप सीरियसली पढ़ लो तो आपकी जेई क्लियर हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट 11th में, उनके पास तो यार बहुत टाइम है, 1 महीने 1 साल एक्स्ट्रा पड़ा है आपके पास। 1 साल प्लस 30-40 डेज आपके पास अवेलेबल है। उस 1 साल को पूरा यूज करो अच्छे से, आप बहुत आराम से जेई क्लियर कर जाओगे। ठीक है। और आज के टाइम में कोई टीचर बोल रहा है कि फिटजी का पैकेज लगा लो, एलन का पैकेज लगा लो, या जो फिटजी का होता है ग्रैंड मास्टर्स पैकेज, वो कर लोगे तो आपका आईआईटी में बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा? कोई बोल रहा है ये सब बातें? कोई रैंक बूस्टर्स पैकेज होता है रेजोनेंस का, कोई उसकी बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। इस सब की बात होगी जेई एडवांस के पहले। जब जेई एडवांस आएगा ना तब ये सब की बात थोड़ी बहुत होगी, लेकिन जेई मेंस के पहले कोई इसका नाम भी नहीं लेता। इस बात को समझो। आपको अगर जेई मेंस टारगेट करना है तो आपको ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करनी है, कम टाइम में कंप्लीट करना है एनसीईआरटी को, उसको बार बार रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। एचसी वर्मा की रिक्वायरमेंट है, एचसी वर्मा आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा रैंक आप ले आओगे। बात समझ रहे हो? टाइम वेस्ट किसी आलतू फालतू किताबों को करने में ना करो। यहाँ वहाँ के स्टडी मटेरियल्स अपने ऊपर प्रेशर मत क्रिएट करो, कर लो तो एडिशनल अच्छा है, लेकिन उसको प्रेशर मत क्रिएट करो कि आपका कुछ बैकलॉग है, ऐसा मत सोचो। ठीक है। तो 10th बोर्ड में जो रिक्वायरमेंट थी 95% मार्क्स लाने की, एक बार उसको समराइज कर लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी। हाई आईक्यू वर्सेस कंसिस्टेंसी क्या इंपॉर्टेंट है 10th में 95% मार्क्स लाने के लिए? कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू हाई आईक्यू। नेक्स्ट, सैम्पल पेपर वर्सेस पीवाईक्यू क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, ना कि सैम्पल पेपर ज्यादा टाइम वेस्ट करना। कवरेज ऑफ सिलेबस वर्सेस डेप्थ, अगर आप एक अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हो बोर्ड एग्जाम्स में, या आप जेई मेंस अगर क्लियर करना चाहते हो, तो कवरेज ऑफ सिलेबस पे हमेशा फोकस करो, डेप्थ के चक्कर में ना पड़ो। ज्यादा डेप्थ बनाने के चक्कर में रहोगे, सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, तो आपका कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा एग्जाम। बात समझ में आ रहा है? इट इज ऑलवेज बेटर टू स्कोर 70% मार्क्स ऑफ द इंटायर पेपर rather देन स्कोरिंग 90% ऑफ जस्ट 2-3 टॉपिक्स आपने पढ़ के आप गए हो, बहुत अच्छे डेप्थ में आप जा रहे हो, उसका आ रहा है क्वेश्चन 30% का, उसमें 90% आप सॉल्व कर रहे हो, आपका स्कोर कितना बन रहा है? 24%, 27%। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। उससे बेटर है कि आप 60-70% स्कोर करो, लेकिन पूरे सिलेबस से करो, क्योंकि पूरे सिलेबस में इजी क्वेश्चन मिलने का चांसेस आपको ज्यादा रहेंगे। डिफिकल्ट टॉपिक से हमेशा इजी क्वेश्चन आता है, इजी टॉपिक से हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। आप जो डिफिकल्ट चैप्टर्स छोड़ देते हो उससे इजी क्वेश्चन आते हैं, और आपका रैंक बहुत पीछे चला जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। तो कवरेज ऑफ सिलेबस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेप्थ के कंपैरिजन में हमेशा कवरेज ऑफ सिलेबस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि डेप्थ का मतलब ये नहीं कि आपको समझ ही कुछ नहीं आया और आपने बस टॉपिक देख लिया, उसको नहीं कह रहा हूँ। एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेप्थ का मतलब। एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आपको सारे फॉर्मूलाज पता है, सारे टर्म्स का डेफिनेशन पता है, अगर आपने सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स किए हुए हैं पूरे सिलेबस का, एंड टू एंड 105 चैप्टर्स के अराउंड होते हैं आईआईटी के सिलेबस में, अगर आपने वो पूरे 105 चैप्टर्स सिंपल लेवल पे, बहुत डीप नहीं, पीएचडी नहीं करना उस टॉपिक के ऊपर, एक टॉपिक में 5-5 किताबें कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक किताब से ही आप अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो स्टार्टिंग टू एंड, आपका जेई मेंस क्लियर हो जाएगा, और आपके बोर्ड्स में 95% मार्क्स आ जाएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है। तो क्या चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी, सॉल्व एग्जाम्पल्स, बस। ये करके आपको सेम रिक्वायरमेंट है आपकी जेई मेंस, नीट या 12th बोर्ड में 95% मार्क्स स्कोर करने के लिए, जो 10th में आपने किया था लगभग वही सेम काम को आप यहाँ पे कर दो, तो आपके बोर्ड्स में 95% मार्क्स आ जाएंगे। जेई मेंस या नीट अगर टारगेट है आपका तो वो क्लियर हो जाएगा। इसका एडिशन में एक काम आपको और एक्स्ट्रा करना है। एक्स्ट्रा क्या करना है? ध्यान से देखना है, एक एक्स्ट्रा काम करना है। एक्स्ट्रा काम ये करना है कि किसी एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ले लो, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट, उसका स्टडी मटेरियल ले लो, और उसके सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लो, और साथ में
उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज होता है, हर सब्जेक्ट में फर्स्ट एक्सरसाइज का मतलब क्या है? सिंगल चॉइस करेक्ट एमसीक्यू। उनके एक्सरसाइज का अलग अलग ऑर्डर होता है ना। एक होता है सिंगल चॉइस करेक्ट एमसीक्यू, एक होता है मोर देन वन चॉइस करेक्ट एमसीक्यू, एक होता है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, एक होता है मैट्रिक्स मैचिंग, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। ये बहुत सारे कैटेगरी बनते हैं। उनमें से आप क्या करो कि आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल चॉइस करेक्ट वाले क्वेश्चंस को कर डालो। ये करके भी आपका आराम से जेई मेंस क्लियर हो जाएगा। इतना कर लो, मोर देन सफिशियंट है। 1 ईयर का टाइम हमारे पास, आराम से हो जाएगा ये सारा कुछ, है ना। वेटेज देख लेते हैं एक बार, वेटेज क्या है। तो मैथ्स में कुछ बहुत इजी चैप्टर्स हैं, बहुत इजी चैप्टर्स हैं। लाइक मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट्स, रिलेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स। ये 4 चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में आपको मुश्किल से आधा 1 घंटे का टाइम लगता है पर चैप्टर। हर चैप्टर आप 1 घंटा लगाओ, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। मैथमेटिकल रीजनिंग आधा घंटा बहुत है। सेट्स कंप्लीट करने में आधा 1 घंटे में आपका हो जाएगा। रिलेशंस में भी ½ एन आवर टू 1 आवर। स्टैटिस्टिक्स मान लो 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगा दो टाइम, इजीली आप उसको कर सकते हो। इसका वेटेज कितना है? 12 to 16 मार्क्स आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 पेपर अगर होता है तो 12 to 16 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। आपको याद है उस ट्रेंड ने कितना किया था? जिसका स्कोर 50,000, जिसका रैंक 50,000 था, ठीक है, उसका स्कोर मैथ्स में आउट ऑफ 120 18 मार्क्स था। उतना स्कोर तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये 3-4 चैप्टर से मिल जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट्स, रिलेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको इतना स्कोर बन जाता है। और ये बहुत सिंपल चैप्टर्स है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, है ना, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वो सारे जो टॉपिक्स हैं, कोनिक सेक्शंस जिसको कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, कोनिक सेक्शंस और थोड़े बहुत कोऑर्डिनेट्स, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सब चीज़ें जो होती हैं, उन सबको यूज करके आप मैथ्स में 12 to 16 मार्क्स और स्कोर कर सकते हैं। वेक्टर एंड 3D, ये टॉपिक आता है आपके 12th क्लास में, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री। इसमें आप 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कैलकुलस एक पूरा सेगमेंट है, कैलकुलस पूरा एक सेक्शन है। इसके अंदर 8-10 चैप्टर आते हैं। कौन कौन चैप्टर आते हैं इसके अंदर? फंक्शंस, एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया ऑफ कर्व्स। ये 8-10 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं कैलकुलस में। और इसका वेटेज होता है 24 से 32 मार्क्स के आसपास आ जाता है इससे। ये 12th क्लास का सिलेबस का आधा यही है। 12th क्लास का सिलेबस का हाफ पोर्शन कैलकुलस है, ठीक है। ये आपको करना ही है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, यहाँ पे आपके काम आ जाएगा। फिर देन आता है अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को कई जगह पे अलग सेगमेंट के रूप में लिखते हैं, बट यहाँ पे मैंने साथ में इंक्लूड कर दिया है। ये मिलाकर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी 24 से 32 मार्क्स का पेपर आता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन तो 120 मार्क्स के आएंगे, बट 20 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, उसको आपको छोड़ना होता है। आपको सिर्फ 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ये पैटर्न अभी चल रहा है फिलहाल, चेंज भी हो सकता है किसी टाइम पर, बट अभी यही चल रहा है पैटर्न। क्लियर? इसमें से 12th क्लास का सिलेबस क्या है, 11th क्लास का सिलेबस क्या है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। और 12th क्लास से कितना वेटेज बनता है वो समझना। वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री और कैलकुलस, ये 12th क्लास का टॉपिक है। तो अगर आपने कर लिया अच्छे से, तो आपका स्कोर यहाँ पे कितने बन सकते हैं? अगर पूरा अच्छे से कर लिया तो 24 and 16, 40 मार्क्स तो लेके चलो। 40 मार्क्स का सिर्फ आप वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री और कैलकुलस से कर सकते हो, जो कि 12th क्लास का मेन टॉपिक है। इसके अलावा एक इजी टॉपिक, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो इजीली, 3-4 घंटे का टाइम देके ये कंप्लीट कर लो। मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट्स, रिलेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स, 12 नंबर के आसपास ये हो गया। तो पूरा मिलाकर 50 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे बन गया, 50 मार्क्स का वेटेज। क्लियर? और इसके एडिशन में प्रोबेबिलिटी आप कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी एंड मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, ये आप करके चले जाओ तो 12-15 मार्क्स और स्कोर हो जाएंगे। इतने में आपका 60 के आसपास स्कोर हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है जेई मेंस के डिफिकल्टी को देखते हुए। चलो, तो ये हमारा प्लानिंग था। जेई एडवांस के लिए हम लोग कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज वो किंग है, वो कभी अपने रूल्स चेंज कर लेता है, सिस्टम चेंज कर लेता है, पैटर्न चेंज कर लेता है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो 1 साल के अंदर, आप बहुत इजीली जेई मेंस क्लियर कर सकते हो और बोर्ड्स में 95% स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।